नमस्कार। न्यूज़ 24 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मानस श्रीवास्तव। आज हम बात करने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश की राजनीति में जाट मतदाताओं की भूमिका और उनकी अहमियत की। पश्चिमी उत्तर प्रदेश, जिसे हम लोग जाटलैंड के नाम से जानते हैं, यहाँ की दर्जन भर सीटें ऐसी हैं जहां पर जाट मतदाता प्रभावी है, या यूं कहे कि जाट मतदाता हार और जीत का पैमाना तय करता है। और इसी को लेकर के बीते कुछ दिनों से तमाम तरीके के प्रयोग किए गए। वो राष्ट्रीय लोकदल जो कभी समाजवादी पार्टी के साथ हुआ करता था, वो चुनाव से ठीक पहले भारतीय जनता पार्टी के साथ आके खड़ा हो गया। हालांकि अपने दम पर जयंत चौधरी और उनकी पार्टी राष्ट्रीय लोकदल बीते 10 सालों का अगर इतिहास देखे तो कोई बहुत बड़ा कमाल नहीं कर पाई और लोकसभा में उनकी सीट शून्य पर थी। लेकिन फिर भी उनकी जरूरत महसूस हुई भारतीय जनता पार्टी को, और चुनाव से ठीक पहले जाट मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए, किसानों को प्रभावित करने के लिए ये कहा गया कि राष्ट्रीय लोकदल को साथ में जोड़ लिया भारतीय जनता पार्टी ने। अखिलेश यादव और कांग्रेस पार्टी को मिला के जो इंडिया गठबंधन तैयार हुआ है, वहां पर कई तरीके के प्रयोग किए जा रहे हैं, कई तरीके से रणनीति बनाई और बिगाड़ी जा रही है, लेकिन अभी तक ऐसा नजर नहीं आता कि जाट मतदाताओं को लेकर कोई विशेष तौर का कोई प्रयोग किया गया हो। और इन सबके बीच मायावती की भूमिका बेहद अहम हो जाती है, क्योंकि राष्ट्रीय लोकदल से अलग हुए विजेंद्र चौधरी को ऐसी खबर है कि मायावती बिजनौर से उम्मीदवार बनाने जा रही, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खास तौर से जाट बहुल्य सीटों पर जाट उम्मीदवारों की तलाश की जा रही है। तो ऐसे में क्या जाट मतों में बिखराव होगा, और आखिरकार जाट मतदाता इस आने वाले लोकसभा चुनाव में किसकी तरफ आकर्षित हो सकते हैं? सवाल इसलिए भी है क्योंकि किसानों की नाराजगी एक बहुत बड़ा मुद्दा बनाया जाता है। हालांकि जो बीता विधानसभा चुनाव 2022 का हुआ, उसमें उसका कोई बहुत प्रभाव देखने को नहीं मिला, और ना ही 2019 में भी कोई इस तरह का कोई बहुत ऐसा प्रभाव देखने को मिला हो जिससे लगा हो कि भारतीय जनता पार्टी को पूरी तरीके से रोका जा सका हो। लेकिन क्या आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव में कुछ नए सियासी समीकरण बनेंगे और बिगड़ेंगे? इस पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। हमारे साथ तमाम मेहमान मौजूद हैं, उनसे एक एक करके आपका परिचय करवा देते हैं, उसके बाद इस चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ समाजवादी पार्टी से तारिक खान साहब मौजूद हैं। तारिक खान साहब, बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में हमारे साथ शामिल होने के लिए। अशोक पांडे जी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है, वरिष्ठ नेता है, वो भी इस चर्चा में हमारे साथ शिरकत कर रहे हैं। और खास तौर से हमने जाट महासभा के जो उपाध्यक्ष हैं अनिल चौधरी जी, उनको भी आमंत्रित किया है ताकि जाट राजनीति पर वो बता सके हम लोगों को कि आखिर जाट किस तरफ जा रहा है। और वरिष्ठ पत्रकार विजय उपाध्याय भी इस चर्चा में हमारे साथ शिरकत करेंगे, उनसे भी हम जानने और समझने की कोशिश करेंगे। तो फिलहाल पहली प्रतिक्रिया अशोक पांडे जी से। अशोक पांडे जी, पूर्वांचल को लेकर के तो कई तरीके के प्रयोग किए गए, लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जब हम जाते हैं तो वहां पर जाट मतदाताओं की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है, बहुत अहम हो जाती है। ऐसे में क्या लगता है कि राष्ट्रीय लोकदल से जो आपका समझौता हुआ, वो सिर्फ इसलिए था कि ताकि जाट मतदाताओं को प्रभावित किया जा सके, क्योंकि 17% का वोट बैंक और करीब करीब 1 दर्जन जिलों में प्रभावशाली है जाट मतदाता। देखिए, आपको बताएं कि कहीं कोई हमने जात का कोई जात या संप्रदाय को जोड़ने का प्रयास नहीं किया। हम तो सबका साथ सबका विकास वाले हैं, लेकिन चूंकि आप यहाँ डिबेट करा रहे हैं तो निश्चित तौर पर आपको बता दें जाट मतदाता हमारे साथ, क्योंकि हमने किसानों को सीधे जेब तक पैसा पहुंचाने का काम किया। कोई सरकारें आई, चुनाव चिन्ह किसी का हल लिए किसान था, हल जोते किसान था, पोसाता हुआ किसान था, लेकिन किसान मजबूर होकर मजदूर हो गया था। पहली से राजीव गांधी ने कहा था, प्रधानमंत्री थे, ये 1 रुपया चलता है वहां से दिल्ली से, आते आते सब समाप्त हो जाता है। पहली सरकार है जिसने किसान भाइयों के जेब तक पैसा पहुंचाने का काम किया। गन्ना किसानों का बकाया देने का काम किया। सपा बसपा जिसकी सरकारों ने चीनी मिलों को बेचने का प्रयास किया था, उसकी व्यवस्था को सुसज्जित करने का काम हम लोगों ने किया है। तो लेकिन हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी स्वयं जाट है, और चौधरी जरूर है कि चौधरी हरीश सिंह, चौधरी चरण सिंह जी और माननीय जयंत चौधरी जी का प्रभाव निश्चित तौर पे किसानों में है, जाट बंधुओं में है, हमारे साथ खड़े हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि निश्चित तौर पे जाट लैंड में भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराएगा, इसमें कोई दो राय नहीं।
चलिए तारिक खान साहब आपके पास आते हैं। अ, किसी के मोबाइल पे डिस्टरबेंस हो रही है, मुझे लग रहा है कि अगर जिसके में भी हो रही है उसको ठीक कर सकता है वो। तारिक भाई, बहुत उम्मीद थी इस बार आपको कि जयंत चौधरी के साथ मिल करके पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आप जाट मतदाताओं को, किसानों को प्रभावित करके और मुस्लिमों के साथ एक गठजोड़ बना करके वहां पर कुछ बड़ा कमाल कर सकते हैं। लेकिन राष्ट्रीय लोकदल के चले जाने के बाद से तो कोई दूसरा साथी आपको भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ऐसा मजबूत मिला नहीं जो आपको जाट मतदाताओं का 17% जो वोट बैंक है वो उसको आपके पाले में ला सके। और दूसरी अहम बात ये कि बीते दिनों जो अभी कार्यक्रम हुआ था उसमें जिसमें चौधरी चरण सिंह जी की प्रतिमा का अनावरण किया गया था और बड़ी संख्या में वहां पर जाट समुदाय के लोग उपस्थित हुए थे। उस कार्यक्रम में खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी शिरकत कर रहे थे। हालांकि वो कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी का नहीं था, लेकिन फिर भी वहां पर मुख्यमंत्री गए थे और बड़ी संख्या में वहां पर जाट समुदाय के लोग मौजूद थे। तो ऐसे में क्या माना जाए कि जितने भी प्रयास समाजवादी पार्टी की तरफ से किए गए जाट मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए, वो सारे प्रयास काम आने वाले नहीं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और साथ साथ बहुजन समाज पार्टी भी खेल बिगाड़ने के लिए मैदान में कूद रही है। किसानों के दो बड़े नेता, एक महेंद्र सिंह टिकैत और चौधरी चरण सिंह, इनका एक कॉम्बिनेशन वेस्टर्न यूपी में बहुत दिन तक किसानों की लड़ाई को लड़ा और किसानों की हितों की लड़ाई ये दोनों लोग लड़ते रहे और साथ भी रहे, साथ भी टूटा नहीं। अगर वेस्टर्न यूपी के जानकार लोग होंगे तो बता दें, साथ टूटा नहीं, साथ ही रहे। अब जब पीढ़ियां नीचे उतरी तो किसानों की हित की लड़ाई लड़ने वाला एक तबका वो तो सरकार से एमएसपी पे कानून की मांग कर रहा है और दूसरे चौधरी चरण सिंह के किसानों के मसीहा, उनके वंशज सत्ता की लालच में कहीं और चले गए। अब बात आती है कि क्या जाटों की समस्या का हल हो गया? 14 दिन में मैनिफेस्टो में वादा किया था कि हम पेमेंट कर देंगे चीनियों गन्ने का भुगतान 14 दिन। आज अगर वेस्टर्न यूपी का सर्वे कर लीजिए और एक किसान से पूछ लीजिए मैनिफेस्टो में अगर सीए का वादा किया तो वो याद रहता है, लेकिन किसानों से किए हुए वादे नहीं याद होते। और मैनिफेस्टो जुमलेबाजी में फर्क है। जुमलेबाजी ये थी कि किसानों की आय दुगनी कर देंगे। अभी एक मिनट, अरे चाचा उम्र दराज है बाद में। मैनिफेस्टो में और लफबाजी में, मतलब मुंह से कह दिया, मैंने कह दिया कि मैं कल चांद पे चला जाऊंगा, ऐसे ही कहा था कि किसानों की आय दुगनी कर देंगे, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं। मैनिफेस्टो मतलब यह होता है कि आपने कह दिया कि हम ये जरूर करेंगे, तो सीए था तो पूरा कर दिया, भाई अच्छी बात है, करिए। आपने वादा किया था, किसानों वाला वादा वो भूल गए, क्योंकि ज्यादातर किसान तो वेस्टर्न यूपी के गन्ने के ही खेती से जुड़े हुए हैं। उनका क्या हुआ? हो गया। और अगर हो गया था तो 2-4 महीना पहले तक अभी अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में वो धरने पे क्यों बैठे थे अपने तमाम समस्याओं को लेकर? वो छोड़ दीजिए। आपने एमएसपी पे कानून बनाने की बात है जो टिकैत साहब कह रहे हैं, उनकी या जो पूरी की पूरी जो किसानों की यूनियन बात कह रही है, उस पे भारतीय जनता पार्टी का क्या स्टैंड है? तो जाट को सिर्फ जाट मत कहिए, वो मूलभूत किसान है और खेतिहर किसान है और बड़े लेवल पर वो काश्तकारी करता है। और उसके समस्याओं का हल अगर जयंत जी हल करा कर जाते, समस्या का हल क्या था कि ये 14 दिन में वाकई में भुगतान कर देते जो मैनिफेस्टो में वादा किया था चीनी मिल का, नहीं हुआ। तो और एमएसपी पे कानून की बात है, उसको सरकार से बैठकर बात करते। गए काहे के लिए हैं? 2 सीट मिल जाए, एक एमएलसी मिल जाए, केंद्र में मंत्रालय भी मिल जाए, तो ये सिद्धांत शायद चौधरी चरण सिंह का नहीं था। मगर आज तो सत्ता के लिए कुछ भी कर लेना है, कुछ भी कर लेना है। तो राज्यसभा किसने भेजा? इन सब बातों का ख्याल अगर उन्होंने, और उसके बाद मैं कह रहा हूं बैसाखी का इस्तेमाल कर कर आप अपने वोटों को कम करते हैं। आप देख लीजिएगा, मैं इस बात का पूरी तरीके से अपने अंदर आश्वस्त हूं, बाकी तो ये राजनीतिक परिस्थितियां हैं, आप माने और बाकी लोग माने ना माने, अपने वोटों का भारी नुकसान जयंत चौधरी करेंगे आने वाले समय। उनके वोट जो आरएलडी को वोट देते थे, भारतीय जनता पार्टी की रणनीति है कि छोटे दलों का वोट घसीट लो, उसके बाद उसको खत्म कर दो। जैसे संजय निषाद सबको एक एक एमएलसी की सीट दी, उसको बेचारे को नहीं दी, वो रो रहे हैं कि हमको सीट नहीं। खैर, तो इस तरीके की चीजें हो रही हैं, इनको समझना
आरएलडी को इनको समझने की जरूरत है, हमें नहीं समझने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि एक वोटर बीजेपी का अलग है और आरएलडी का अलग है, आप दोनों को मिला नहीं सकते। तो गठबंधन और विलय करना ये अलग अलग चीजें हैं। आपने गठबंधन किया है, आपको मुबारक, लेकिन लंबे समय की राजनीति में जिन मूलभूत सिद्धांतों को चौधरी चरण सिंह लेकर आगे चले, राष्ट्रीय लोकदल को उसका वोटों के अनुपात में, चाहे अभी ना हो लेकिन लॉन्ग टर्म में, हर चीज दो तरीके से नापिए, शॉर्ट टर्म लेट अभी वाला चुनाव, लॉन्ग टर्म मतलब आने वाले 15-20 सालों में नुकसान इनको होगा इस चीज का। क्यों? क्योंकि आप बातें बनवा के जाइए, आप फ्री हैं, किसी ने भी, चाहे राजभर हो, चले गए 18 जातियों का समायोजन का मामला, केंद्र के पास अधिकार, फाइल केंद्र के पास पड़ी रही, 5 मरतबा मिले, अपने लड़के की सांसदी की बात की, एक बार बात को छोड़ के भागे तो इस पर बताइए। जी चलिए, हमारे साथ अनिल चौधरी जी मौजूद हैं, जाट महासभा के उपाध्यक्ष हैं। अभी कुछ दिन पहले आयोजन किया था और उसमें चौधरी चरण सिंह जी की एक बहुत बड़ी प्रतिमा का वहां पर अनावरण भी किया गया। तमाम बड़ी संख्या में वहां पर जाट समुदाय के लोग भी आए थे। तो अनिल चौधरी जी, मेरा सीधा सवाल आपसे यही है कि जाट समुदाय का एक बड़ा आयोजन आपने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किया, रुझान क्या देखने को मिला वहां पर, किसके पक्ष में? आदरणीय महाराज जी नमस्कार। मैं आपको अवगत करा दूं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, यहाँ सभी जाट बिरादरी एक बड़ी संख्या में है, जो कि चाहे वो विधानसभा चुनाव हो या लोकसभा चुनाव हो, वो वहाँ निर्णायक स्थिति में होती है। अभी अखिल उत्तर प्रदेश जाट महासभा ने 23 दिसंबर को चौधरी चरण सिंह जी की किसान मसीहा पूर्व प्रधानमंत्री जी की 51 फीट ऊंची प्रतिमा, जो देश की सबसे बड़ी प्रतिमा थी, वहां हम लोगों ने लगाई थी, बनवाई है। उसका अनावरण प्रदेश के मुखिया स्वयं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने आके किया था, जहां से हम लोगों ने चौधरी चरण सिंह जी के लिए भारत रत्न की मांग उठाई थी, जिसकी ये हमें देखने को मिला। 1.5 लाख लोगों का सम्मेलन था 23 दिसंबर को, वहां पश्चिम उत्तर प्रदेश का जाट का सबसे बड़ा सम्मेलन हुआ था। वहीं उसी जमीन से, बिलारी की धरती से चौधरी चरण सिंह जी के लिए हम लोगों ने, अखिल उत्तर प्रदेश जाट महासभा ने भारत रत्न की मांग उठाई थी। उसे भारतीय जनता पार्टी ने स्वीकारा और चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न की उपाधि दी गई। इससे संपूर्ण जाट समाज में खुशी की लहर है और संपूर्ण जाट समाज उत्साहित है इस चीज से लेकर। नहीं तो अब तो राष्ट्रीय लोकदल भी आपके साथ में आ गया है। आप कह रहे हैं कि 1.5 लाख लोगों का सम्मेलन किया, मुख्यमंत्री जी उसमें आए, उसके बाद भारत रत्न जो देने की आपकी डिमांड थी वो भी पूरी हो गई। तो अब क्या माना जाए कि ये सब कुछ इसलिए किया गया ताकि जाट समुदाय को प्रभावित करके भारतीय जनता पार्टी अपने पाले में ले आए, किसानों की नाराजगी भी दूर हो जाए, चौधरी चरण सिंह जी के नाम पर इतनी बड़ी प्रतिमा का अनावरण हुआ, उसके अलावा भारत रत्न की जो डिमांड थी आपकी वो भी पूरी हो गई। महाराज जी, मैं आपको बता दूं कि जाट ज्यादातर किसान वर्ग से जुड़ा है और किसान वर्ग से जुड़ा होने के नाते भारतीय जनता पार्टी ने किसानों के लिए तो नई नई योजनाएं चलाई है। जाट समाज भारतीय जनता पार्टी की कुछ योजनाओं से प्रभावित है और आरएलडी के एनडीए गठबंधन में शामिल होने के बाद पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी और मजबूत हो गई है। आप देखना आने वाले लोकसभा चुनाव 2024 में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो कहीं ना कहीं चर्चाएं थी कि लोकदल की वजह से भारतीय जनता पार्टी को नुकसान होगा, अब लोकदल एनडीए गठबंधन में शामिल हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पहले से ज्यादा, 2019 से ज्यादा 2024 में चुनाव में परिणाम देखना तो भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूत स्थिति को लेकर उभरेगी। ये आप 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजे आपको बता देंगे महाराज जी। अच्छा, एक सीधा सवाल मैं पूछूं, मैं चाहता हूं सीधा ही जवाब दे दीजिए। जो जाट महासभा है वो किसका समर्थन कर रही है? किसी पॉलिटिकल पार्टी का समर्थन कर रही है या आप लोग छोड़ देंगे समुदाय के ऊपर कि वो जिधर चाहे वोट करे? देखिए महाराज जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, जाट एक स्वाभिमानी कौम है, जाट सम्मान चाहता है। तो जहां तक भारतीय जनता पार्टी ने पूर्व प्रधानमंत्री किसान मसीहा चौधरी चरण सिंह जी को तो भारत रत्न दिया है, इतना बड़ा सम्मान देने का काम किया है, वो जाटों के लिए गौरव की बात होगी। तो मैं तो आपसे यही कहना चाहूंगा कि हमारा जाट समाज, जो भारतीय जनता पार्टी ने जाट समाज के लिए, किसान वर्ग के लिए तो नई नई योजनाएं चला के किसान वर्ग जाट समाज का सम्मान रखा है, तो जाट समाज चाहे वो 2014 का लोकसभा चुनाव हो
2017 का विधानसभा चुनाव हो, 2019 का लोकसभा चुनाव हो, या अब 2024 का जो लोकसभा चुनाव आ रहा है, जाट कंधे से कंधा मिला के भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा है। तो ये मान लिया जाए कि जाट समुदाय यानी जो जाट महासभा है वो समर्थन कर रही है भारतीय जनता पार्टी का, लेकिन एक चीज आप भूल लें कि बहुजन समाज पार्टी भी बहुत सारे जाट उम्मीदवार उतारने जा रही है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, खास रणनीति के तहत। तो जाट मतों में बिखराव भी तो होगा। मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैंने अभी आपसे पहले बोला था कि जाट एक स्वाभिमानी कौम है, जाट सम्मान चाहती है। भारतीय जनता पार्टी ने जाट समाज का सम्मान क्या है 24 साल को भारत में देखे, और उसके पश्चात तो किसान वर्ग, ज्यादातर जाट किसान वर्ग से जुड़ा है। किसान क्या, वो किसान सम्मान निधि हो या बिजली का बिल हो, जो भारतीय जनता पार्टी ने किसानों को नई नई सौगात दी है, तो जाट समाज, किसान समाज उससे उत्साहित है, उससे प्रभावित है। तो मैं समझता हूं कि जाट समाज भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट करेगा, और वो आपको 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजों पर पता चल जाए। चलिए अनिल चौधरी जी, विजय उपाध्याय जी के पास चलते हैं। वरिष्ठ पत्रकार हैं हमारे साथ जुड़े हुए चर्चा में, खासतौर से हमारे निवेदन पर। विजय उपाध्याय जी, आज हम लोग जाट लैंड और वहां के समीकरण पर बात कर रहे हैं। अनिल चौधरी जी जाट महासभा के उपाध्यक्ष हैं, अभी बड़ा भारी कार्यक्रम किया उन्होंने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। उनका कहना यह है कि चूंकि चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न दिया गया और राष्ट्रीय लोकदल भी साथ में आ गया, तो अब जो जाट है वो एक तरफा भारतीय जनता पार्टी के साथ है। आपको इस बात में कोई दम नजर आता है? देखिए मानस जी, 2019 और 2024 के चुनाव में दोनों चुनाव के डायनेमिक्स बिल्कुल अलग अलग हैं। अगर आप 2019 के लिहाज से सोचेंगे कि उस समय के जो मुद्दे थे, उस समय की जो परिस्थितियां थी, सोशल इक्वेशन थे, जो लोगों की अपेक्षाएं थी और कास्ट को लेकर जो बैरियर्स थे, वो 2024 में चलेंगे तो मैं समझता हूं कि गलत है, क्योंकि पूरे तरीके से चीजें बदल गई। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आरएलडी नहीं साथ थी तो भी बीजेपी ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी, चाहे विधानसभा हो चाहे लोकसभा हो। अब आरएलडी साथ है तो बीजेपी की परफॉर्मेंस निश्चित तौर पे इंप्रूव होगी। दूसरी बात यह है कि बीएसपी अलग लड़ रही। बीएसपी के पास 12.8% वोट विधानसभा चुनाव में थे, और 2019 के लोकसभा चुनाव में जिन 40 सीटों पे उन्होंने चुनाव लड़ा था, वहां पे उनको 37% वोट मिले थे 40 सीटों पर, टोटल नहीं, वैसे तो 19% है। तो आप अगर इस तरीके से देखेंगे तो एक तीसरा कोण मायावती बना रही, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाटव समुदाय बहुत बड़ी मात्रा में है। अब वहां पे एक नया दांव आरएलडी ने जो चला है, अनिल कुमार को मंत्री बनवा के, वो बहुत बड़ी बात है। युवा हैं और उनकी ग्रूमिंग बीएसपी से हुई थी, और फिर वो सपा में गए, सपा से आरएलडी में की टिकट पे चुनाव लड़ा, जीते और मंत्री बन गए। तो अगर जाटो और ओबीसी जो पहले से बीजेपी को देता रहा है, जैसे सैनी है, कश्यप है, जो वहां की स्ट्रेंथ ही बीजेपी की वही थी, गैर जाट वोट बीजेपी की स्ट्रेंथ थी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। अब उसमें जाट के जुड़ने पे और जो रेजिस्टेंस था वो कम होने से निश्चित तौर पे एक मोटे तौर पे ऐसा लगता है कि बीजेपी बेटर पोजीशन में है। दूसरी बात यह है, मैं अभी कुछ लोगों से बात कर रहा था, तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के, वो भी जर्नलिस्ट हैं ज्यादातर, तो उनका ये कहना है कि मायावती के अलग लड़ने से जाटो, जो 2019 में जहां बसपा नहीं लड़ रही थी, सपा लड़ रही थी, जाटो वोट बीजेपी को मिले थे, इस बार बसपा के लड़ने पर वो बसपा को दे देंगे। तो ऐसी स्थिति हो सकती है, तो कहीं अगर फायदा है तो कहीं थोड़ा सा नुकसान भी हो सकता है। तो एक ऐसी परिस्थिति है जिसके हिसाब से ये 2019 के चुनाव को अलग तरीके से देखना उचित होगा, और एक समीकरण ही पूरा चेंज हो गया पश्चिमी उत्तर प्रदेश का आरएलडी के साथ आने पे। और 2009 अगर आप याद करें, जब कांग्रेस का माहौल बहुत जबरदस्त था, लाभार्थी वाला पहला वोट था, किसान ऋण माफी था, मनरेगा था, तमाम चीजें, वो लाभार्थियों का वोटिंग का पहला वोट कह सकते हैं, पहला चुनाव कह सकते हैं। उसमें आरएलडी को 5 सीटें मिली थी। बीजेपी भले 9 सीट जीती पूरे प्रदेश में, लेकिन आरएलडी को 5 सीटें मिल गई। तो चीजें अलग किस्म से हैं और उसको उसी रूप में देखना पड़ेगा। आपको नए वैल्यू एड करने पड़ेंगे अपने पुराने थॉट्स में। तो मैं ऐसा देखता हूं कि जो आरएलडी के साथ आने से बहुत ही ज्यादा जो पलड़ा है वो एनडीए की तरफ झुका हुआ दिखता है।
तो अशोक पांडे जी, जिस बात का जिक्र अभी तारिक भाई कर रहे थे कि किसानों की नाराजगी भी एक मुद्दा है, किसानों की समस्याएं एक मुद्दा है, और ज्यादातर जो जाट बिरादरी के लोग हैं वो खेती किसानी के काम से ही जुड़े हुए हैं। तो और दूसरी बात की मायावती भी वहां पर एक्टिव हो रही है। मायावती ने भी वहां पर जैसी खबर है कि जाट बिरादरी के लोगों को उतारने का मन बनाया है, और राष्ट्रीय लोकदल से ही गए हुए नेता चौधरी विजेंद्र थे, उनको आज टिकट भी दे दिया। तो अगर मुकाबला त्रिकोणीय होता है तो आपको लगता है कि जाट मतों का बिखराव हो सकता है वहां पे? देखिए, आपको बता दें कि हमने जिस तरह से किसान भाइयों की सेवा की है, सेवा इसलिए कहूंगा कि यही लोग हैं जो चीनी मिलों को बेचने का काम कर रहे थे। आपको याद होगा, उनकी व्यवस्थाओं को हमने सुसज्जित करने का काम किया। बिजली आना इनके लिए एक खबर थी, हमारे में बिजली जाना एक खबर है। किसान भाइयों के जेब तक सीधे पैसा इसी सरकार ने पहुंचाया है। गन्ना खरीद में 20 रुपया प्रति क्विंटल बढ़ाने का काम हमने किया है, और इनसे 8 गुना ज्यादा धान की खरीद हमने की है। कहाँ से किसान नाराज है? इसके पहले भी किसान नाराज थे, नारा लगता था भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। उसी में लगता था इंदिरा को मारे हैं मोदी को भी मारेंगे। उसी में चढ़ के भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को काट के खालिस्तान का झंडा लगा दिया गया। जनता सब जानती है इसमें भारत तोड़े टुकड़े होंगे वाले भी लोग हैं। मेरा ये मानना है जो असली किसान है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है, क्योंकि हमने किसानों के हित में काम किया है। जो दिखाई दे रहा है इसमें कोई दो राय नहीं है, बतियाने की अलग बात है। जिस तरह से अखिलेश यादव ने चौधरी अजीत सिंह के पुत्र को अपमानित करने का काम किया था, उन्हें हाशिए पर, उनके साथ खड़े थे जयंत चौधरी साहब, तो हाशिए पर ये लोग तो अपने जब समय रहता है तो अपने चाचा को भी हाशिए पर कर देने का काम करते थे। वो तो अजीत सिंह के बेटे थे, इसलिए उन्होंने अपमानित होकर भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन करने का काम किया। अब भारतीय जनता पार्टी ने चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न दिया, उनके पोते को, उनकी पार्टी को सम्मानित करने का काम किया है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि हमारा जो नारा है 400 पार, तो 400 पार रहेगा। बकिया लोग मजेदार में रहेंगे। ये लोग सामान्य विपक्ष की भूमिका में नहीं रहने वाले हैं। प्रधानमंत्री जी ने पार्लियामेंट में बार बार कहा था मानस भाई कि कायदे का विपक्ष होना चाहिए। ये लोग जिस भूमिका में आ गए हैं कि कायदे का विपक्ष भी इस बार नहीं मिलेगा, लग रहा है। पहले भी नहीं मिला था, इस बार भी नहीं मिलेगा। चलिए, मैं चलता हूँ तारिक भाई के पास, लेकिन अनिल चौधरी जी कुछ कहना चाह रहे थे बीच में। चौधरी साहब, बात कंप्लीट करिए अपनी। मानस जी, मैं कहना चाह रहा था, जाट समाज जो है वो किसान वर्ग से जुड़ा है। किसान के लिए दो चीज अहम है, एक गन्ना, एक बिजली। तो भारतीय जनता पार्टी ने गन्ने का रेट बढ़ाकर उसका जो मतलब पेमेंट है वो मैं समझ रहा हूँ सभी गन्ना मिल है, एक दो गन्ना मिलों को छोड़कर उत्तर प्रदेश की सभी गन्ना मिल है अंडर 20 दिन के अंदर अंदर गन्ना पेमेंट कर रही है। और बिजली की व्यवस्था इतनी हो गई है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कि जिससे सिंचाई किसान भरपूर रूप से कर सकता है, उसकी फसल उगने में उसे कोई दिक्कत नहीं हो रही है, सिंचाई की व्यवस्था भरपूर रूप से किसान कर रहा है। तो मैं समझता हूँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार में किसान पूर्ण रूप से खुश है। तारिक भाई देखिए, जी जी जी, विजय उपाध्याय जी। मैं ये कह रहा था बोलिए। ये गन्ने की जो बात की है चौधरी साहब ने, ये बहुत सही बात की है इन्होंने। देखिए, गन्ने का क्या हुआ है पिछले सालों में, एक तो प्रोडक्शन बढ़ गया, तो पहले जैसे रेट तो अब बढ़ा है, रेट जब नहीं बढ़ा था तो किसान आंदोलित क्यों नहीं था गन्ने को लेकर। नेताओं को छोड़ दिया जाए, लेकिन पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश दोनों जगहों पे प्रति हेक्टेयर गन्ने की उत्पादकता बढ़ी। एक तो ये फायदा हुआ किसानों के, यानी कि जिस खेत से वो अगर 10 कुंटल गन्ना पैदा कर रहे थे वहां 12 कुंटल होने लगा। तो जो रेट वो चाहते थे कि बढ़े, तो ज्यादा पैदावार होने की वजह से उनकी आय बढ़ गई। दूसरा, जो परता बढ़ गया तो चीनी मिलों को भी लाभ हुआ। जो पहले 8% 7% होता था परता, वो 10% परता पहुंच गया, तो उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट आया। तीसरी बात, ये जो एथेनॉल वगैरह का प्रोडक्शन शुरू हो गया, इससे चीनी मिलों की हालत भी ठीक हुई है। 2-3 चीनी मिलें प्राइवेट सेक्टर की हैं जो पेमेंट करने में उन्होंने ढिलाई की, 2 महीने 3 महीने 4 महीने 6 महीने 8 महीने तक पेमेंट लटकाया। और ज्यादातर चीनी मिलों ने पेमेंट 14 दिन में तो नहीं किया, 14 दिन में कोई चीनी मिल नहीं कर पाती है, लेकिन पेमेंट हुआ। इसीलिए मानस जी, हम आप इतने लंबे समय से देख रहे हैं, गन्ना ऊंकने और गन्ने को सड़क पे फेंकने
और गन्ना किसानों का आंदोलन जब पूर्वी उत्तर प्रदेश में हो, तब आप समझिए कि असली समस्या अब ज्यादा बढ़ गई है। पश्चिम में तो कुछ किसान नेता ऐसे हैं जो अपनी ब्रांडिंग के लिए बिना मुद्दे के भी मुद्दा बना लेते हैं, लेकिन मध्य उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश, चौधरी जी इस बात से सहमत होंगे कि गन्ने का, इसीलिए वो तारीफ कर रहे हैं चौधरी साहब कि गन्ने की समस्या इसीलिए हुई नहीं, कहीं भी किसान आंदोलन नहीं हुआ। और चीनी मिलें बढ़ी, चीनी मिलों के बढ़ने से रकबा भी बढ़ा है गन्ने का। तो गन्ने का जो इकोनॉमिक्स है मानस जी, वो तो बहुत ही जबरदस्त है। और एथेनॉल का जो प्रोडक्शन उत्तर प्रदेश में आज 160 करोड़ टन लीटर हो रहा है, जिससे आप ब्लेंडिंग जो 5% होनी थी वो 10% से ऊपर हो गई पेट्रोल में। तो उसका भी फायदा किसानों को परोक्ष रूप से हो ही रहा। अगर चीनी मिल बराबर चलती है तो गन्ने का फसल पैदा हुई, चीनी मिल में चली गई, लेकिन चीनी मिल भी संकट में पड़ जाए तो गन्ना किसान का संकट में पड़ना स्वाभाविक है, फिर तो पड़ ही जाएगा। इसलिए गन्ने में जो रकबा और जो प्रोडक्शन बढ़ा और जो परता बढ़ा, इन तीनों चीजों ने बहुत ही चमत्कारी काम किया है। चलिए तारिक भाई, देखिए विरोध के नाम पे विरोध करना मतलब उचित नहीं लगता है, इसलिए क्योंकि देखिए अनिल चौधरी जी जिस बात का जिक्र कर रहे हैं, विजय भाई ने भी देखिए जिक्र किया कि एक तो गन्ने का रकबा बढ़ा, गन्ने का मूल्य बढ़ा, अभी तो सरकार ने ट्यूबवेल पर मुफ्त बिजली भी कर दी है, बिजली भी प्रॉपर मिल रही है। तो आखिर कुछ लोग अगर विरोध कर रहे हैं तो उसका कोई बहुत इम्पैक्ट होगा नहीं, क्योंकि आम किसान या आम जो जाट मतदाता है वो तो खुश है इससे। प्रोडक्शन पर यील्ड लगातार बढ़ रहा है। प्रोडक्शन पर यील्ड या पर एकड़ बढ़ने से में सरकार का क्या योगदान है, ये बताइए। गवर्नमेंट जो है उसमें साइंटिफिक टेक्निक्स का, एक सेकेंड चर्चा सुनिए ना, पहले सुनने की क्षमता रखिए। उसमें साइंटिफिक टेक्निक्स का इस्तेमाल होता है तो एक्सेप्ट किया जाता है। उसमें कहा गया कि किसानों को के अंदर अवेयरनेस बढ़ाई गई, तो किसान ने अपना पर यील्ड हेक्टेयर जो है, जो उसका प्रोडक्शन है वो बढ़ा दिया। सरकार का काम प्रोडक्शन बढ़ाना नहीं। टाइम पे पेमेंट मैनिफेस्टो में लिखा, मैनिफेस्टो में एक बात और लिखी थी कि किसानों को मुफ्त में बिजली देंगे। अब ये ट्यूबवेल वाला नाटक शुरू हुआ है कि ट्यूबवेल फ्री ले लो, 300 यूनिट सोलर प्लांट लगा लो। दिया भी तो मैनिफेस्टो तो मतलब शादी का कार्ड ना, कि 11 बजे शादी है छप गया। तो कम से कम वो चीजें सरकार कहती है कि उसके पास रेवेन्यू हर तरीके से बढ़ गया। कहती है नहीं कहती है मानस भाई, कहती है नहीं कहती है? जीएसटी कलेक्शन बढ़ गया, तमाम उद्गम भी बेच डाले, स्टेट और सेंटर से पैसा भी खूब मिल रहा है, किसानों को वापस कर दीजिए। अगर विपक्ष ये मांग करता है तो विपक्ष ढोंगी है, पाखंडी है। अभी चाचा ने बता दिया पाकिस्तानी है, खालिस्तानी है हम लोग। अब आप बताइए कि अगर हम डिमांड कर रहे हैं कि जो उनकी आपने अगर बीच में नहीं, अरे भाई मानस भाई इनसे बुलवा तो काका और खालिस्तान का लगा था कि नहीं उस आंदोलन में? मैं आपको कहा कर रहा हूँ, आप तो महान किसी वैज्ञानिक होकर उभरे हैं। बिना बिजली पानी के ही किसान की प्रोडक्शन बढ़ गई। वाह भाई वाह। अब मैं बोलूं, अब वो किसी को कहा हो, मतलब इन शब्दों के बिना, जैसे खालिस्तानी, पाकिस्तानी, मस्जिद की बाउंड्री और सीए, इनके बिना इनका वक्तव्य पूरा नहीं, क्योंकि वोटर फिर कहां आएगा नहीं ना, दूर भाग जाएगा। खैर चलिए, अब मैं ये कह रहा हूं कि अब जो वादा आपने किया था, उन वादों को अगर हम याद दिलाएं तो हम गलत हैं। अच्छा, जब हमारी सरकार थी तब आप वादा हमें नहीं याद दिलाते थे। तब बीजेपी क्या करती थी? बीजेपी बैठ के अखिलेश जी की तारीफ करती थी, वाह भाई वाह अखिलेश जी क्या काम कर रहे हैं। ऐसा करती थी क्या मानस भाई? क्या संविधान में निहित है या संविधान में ऐसा प्राविधान रहा है या ऐसी प्रथा रही है कि विपक्ष के लोग तारीफ करना शुरू करते हैं? भाई आपकी जो कमियां हैं उन्हीं को उठाकर जनता के बीच में ले जाएंगे, रखेंगे। जनता मानेगी तो ठीक है, नहीं मानेगी तो विपक्ष में बैठेंगे। आप भी तो बैठे थे 70 साल तक विपक्ष में, आप बैठे रहे श्यामा प्रसाद मुखर्जी के समय तक। मतलब आप सीटों के लिए बाकायदा लिटरली रोए हैं। तो अगर आज आपको सत्ता मिल रही है और जनता हमें सवाल, आपको तो बहुत सालों तक सवाल पूछने का दायित्व दिया, अटल बिहारी वाजपेयी से तो सवाल ही पूछने का दायित्व देती रही कि सवाल ही पूछते रहो, लेकिन विपक्ष ने पक्ष का और विपक्ष का आदर था।
आज आदर का भाव खत्म हो गया है, हम लोग दुश्मन हो गए। ये बहुत बड़ी राजनीतिक एक तरीके से अजीब किस्म की घटना हुई है हिंदुस्तान में, और अगर गहन अध्ययन किया जाए तो ये अच्छी बात नहीं। हम आपके मुद्दों का विरोध कर रहे हैं। आपने बता दिया कि विपक्ष खत्म, अब की बार 0 बटा सन्नाटा, प्रधानमंत्री खुद ही कह रहे हैं। अच्छा भाई, विपक्ष ना रहे तो सब आप ही जीत लीजिए। अब आपने कह दिया 400 पार, तो अपने आप बन गई 400 सीटें। अब कैसे आएंगी ये पता नहीं है, लेकिन मैं कह रहा हूं विपक्ष का आदर होना चाहिए। विपक्ष अपनी बात उठाए, उसको सुनना चाहिए। आपने मैनिफेस्टो में वादा किया, तमाम वादे आपको सिर्फ किसानों से लेकर, मैं दुनिया भर की इधर की बात नहीं करता हूं। किसान को आपने दिया क्या? प्रति परिवार 2000 रुपया दिया, एक परिवार में 5 आदमी डिवाइड कर लीजिए, और 100 रुपए का राशन दिया। और दिया क्या? 15 लाख करोड़ रुपया अमीरों का माफ कर दिया। किसानों का भी तो हो सकता था, नहीं हो सकता था? किसान बेचारा केकेसी और फलाना धमाका लोन लिए रो रहा है। एक 5 सेकंड, धमाका और 75 लोन लिए अपनी खतौनी जमा कर केकेसी करा के रो रहा है। उसका भी तो लोन माफ कर सकते थे ना आप। नहीं किया आपने, नहीं किया, अमीरों को किया। तो अब हम आएंगे क्यों? क्योंकि इन्हीं मुद्दों को, इन्हीं बातों को जनता के बीच में ले जाएंगे। अगर समझा पाए जनता को अपनी बात तो ठीक है, वरना कोई बात नहीं। जी पांडे जी, देखिए, झूठ फरेब न बोले, किसी का माफ नहीं है। आज विजय माल्या वाले भी रिपोर्ट आ गई है कि उनकी सिफारिश प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने किया था, और उनकी सिफारिश चिदम्बरम ने किया था। रिपोर्ट आ गई है, सब छोड़िए। सीधे रिपोर्ट आई है कि विजय माल्या की सिफारिश आरबीआई की किया था। आप उनकी सिफारिश मानस भाई पता कर लीजिएगा, आरबीआई ने विजय उपाध्याय जी, आपको लग रहा है जो किसानों का आंदोलन चल रहा है, इसका कोई इम्पैक्ट पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पड़ने जा रहा है? देखिए, किसान भाई नहीं, मैं विजय उपाध्याय पांडे जी, विजय उपाध्याय जी नहीं, देखिए, हर आंदोलन का थोड़ा बहुत तो इम्पैक्ट पड़ता ही है, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि नहीं पड़ेगा। लेकिन किसान आंदोलन के बाद ही तो, बड़े आंदोलन के बाद ही तो उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव हुए जी। तो असल चीज तो पब्लिक का मैंडेट है, वो किसके फेवर में जा रहा है। अगर आपको वोट ज्यादा मिलते हैं, आप चुनाव जीतते हैं, एक वोट भी ज्यादा मिल जाता है, तो ऐसा नहीं है। हर आंदोलन का कुछ न कुछ असर जरूर, देखिए, उसके सकारात्मक असर भी होते हैं, नकारात्मक भी असर होते हैं। अगर आंदोलन से लोगों को ज्यादा तकलीफ होती है तो उस आंदोलन का जो पब्लिक पे इम्पैक्ट है वो आंदोलनकर्ताओं के खिलाफ हो जाता है। आज के जमाने में पब्लिक ये सोचती है कि आप अपनी मांगिए, आपको हक है, लेकिन हमको परेशान मत करिए, क्योंकि मेरे भी डेमोक्रेटिक राइट है। अगर आप मेरे ही डेमोक्रेटिक राइट को ब्लॉक कर देंगे तो हम आपके लिए सिंपैथी कैसे रखेंगे। असल में हो यही रहा है कि डेमोक्रेटिक राइट दूसरे का बाधित करके अपने लिए लोग मांग करने लगते हैं। पिछले किसान आंदोलन, पिछले की बात कर रहा हूं, यही एक बड़ी समस्या हुई। लोगों में इतना निगेटिव मैसेज चला गया किसान आंदोलन को लेके। अच्छा, फिर दूसरा जो बिक्री है सरकार को, जो एमएसपी की मांग कर रहे हैं, इस देश में 85% किसान लघु और सीमांत किसान हैं। ये इकोनॉमिक्स या ये डेटा शायद देखना गवारा लोग नहीं करते हैं। केवल 15% बड़े किसान हैं, 15 में भी 5% ऐसे हैं जो ज्यादा बड़े किसान हैं। जो गेहूं की बिक्री की जाती है, वो अगर आप आंकड़े देखेंगे मानस जी, तो बड़े चौंकाने वाले हैं। कुछ एक सेंटर पे बहुत ज्यादा बिक्री होती है। सरकार ने इसीलिए कहा कि नहीं, जोत आपके पास होनी चाहिए, प्रोडक्शन के रेशियो में उतना हम आपसे गेहूं खरीदेंगे। और जहां नियम शिथिल हैं वहां भरपूर लोग खरीद लेते हैं, वहां छोटे किसानों से कम पैसे पे खरीद के आड़तीये का काम करते हैं। और बहुत से बड़े किसान, जैसे पिछला वाला जो आंदोलन था, उसमें जो बड़े किसान सामने आए थे, ज्यादातर उसमें उनके पास आड़तिया का लाइसेंस भी था, और वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश, यहाँ तक कि बिहार तक का गेहूं खरीद के पंजाब में बेच लेते थे। और ये सारी बातें ओपन हुई। तो जो अड़तिया का भी लाइसेंस रखने वाला किसान है, वो किसान कहाँ है? वो तो व्यवसायी हो गया। ठीक है, वो किसानों से जुड़ा हुआ, हम उसको, वो किसान क्लेम करता है, हम मानते हैं। अमिताभ बच्चन भी किसान है उत्तर प्रदेश से, लेकिन अमिताभ बच्चन फिर किसानों के हक के लिए अगर लड़ेंगे तो वो बात हजम नहीं होगी ना लोगों को।
तो इसीलिए इस चीज को बहुत ध्यान से देखना पड़ता है। आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, मैं या आप कोई बात कहते हैं करते हैं तो आदमी आपके प्रोफाइल पे जाएगा, सोशल मीडिया प्रोफाइल पे, और देखेगा कि आपका टेस्ट क्या है, आपने जो ट्वीट किए हैं, जो फेसबुक पोस्ट डाली है, किस तरीके की डाली है, तो वो आपका असेसमेंट कर लेंगे। होता यही है। इस बार का जो आंदोलन हुआ, अब आप WTO से बाहर आ जाइए। WTO में तो कांग्रेस लेके गई थी 91 में, नरसिम्हा राव जी की सरकार, और WTO में जाने का देश को फायदा हुआ है, नुकसान नहीं हुआ। 1991 में, आपको मानस जी एक इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, किसानों के लेके यहाँ चिंतित रहने वाले सभी लोग हैं। 1991 में, 90-91 में जो कंबाइन हार्वेस्टर होता है ना, जो खेतों में फसल को काट कर वहीं उसकी गेहूं अलग कर देता है, भूसा अलग कर देता है, केवल 2 हार्वेस्टर थे। चौधरी जी को मालूम होगा, 2 हार्वेस्टर थे पंजाब में। 91 के बाद आज हम समझते हैं कि अकेले मुजफ्फरनगर में 200-300 हार्वेस्टर होंगे। ये फर्क आया। और ट्रैक्टर से खेती करने का चलन बहुत कम इलाके में, ग्रीन रेवोल्यूशन वाले इलाके में था, पूर्वी उत्तर प्रदेश वगैरह में ट्रैक्टर बहुत कम और बड़े किसानों के पास रहते थे। तो चीजें बहुत बदल गई हैं और हमको उसी बदलने के दायरे के हिसाब से इनको देखना पड़ेगा। ये जो आंदोलन है, इसमें आप मुद्दे देखिए क्या क्या हुए। अब फिर आप किसान के आंदोलन में अगर हम खर्चा जोड़ें कि कितने हाईवा आप लेके आए, कितना आप JCB लेके आए, कितना आप दूसरे मशीनरी और इक्विपमेंट लाए, उसका पर घंटे का जो चार्ज है, चौधरी जी ज्यादा बेहतर मुझसे बता सकते हैं कि कितना होता है। अगर ट्रैक्टर किसी गरीब किसान के पास होगा तो वो कहीं खड़ा नहीं करेगा आंदोलन में उसको महीने भर के लिए। वो कोशिश करेगा कि हम ज्यादा से ज्यादा उसके इस्तेमाल करें और हम पर प्रति घंटे जुताई करके या दूसरे काम करके हम उससे इनकम प्राप्त करें। लेकिन वो सारी मशीनरी बख्तरबंद ट्रैक्टर लेके आप, अच्छा बख्तरबंद ट्रैक्टर से कौन सी खेती होती है? आगे उसमें लोहे के मोटे मोटे फांस लगे हों और आप जो है उससे खेती वाले इक्विपमेंट ही नहीं है, वो तो आपने मॉडिफाई कर दिया, तो वो तो रहा ही नहीं। और आपका जो परिवहन विभाग के कानून है, उसमें मॉडिफिकेशन आप कार में भी एक्स्ट्रा कुछ नहीं करा सकते, बाहर आप उसमें बम्पर भी लगवाते हैं एक्स्ट्रा लोहे का या स्टील का, तो वो भी अलाउ नहीं है, नियम के विरुद्ध है। और ट्रैक्टर में मॉडिफिकेशन तो बिल्कुल नहीं अलाउ। चौधरी साहब से आप पूछेंगे, वो मुझसे भी ज्यादा बेहतर इन बातों को बता सकते हैं। जी बिल्कुल ठीक बात है। चलिए अनिल चौधरी साहब, एक आखिरी सवाल आप ही से ले लेते हैं, छोटा सा जवाब दीजिएगा। ये कहा गया था कि मुजफ्फरनगर के जो दंगे हुए उसके बाद से जाट समुदाय की एक तरीके से सोच बदली और वो भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा नजर आने लगा। बाद में ये भी कहा गया कि चूंकि किसान बहुत नाराज थे, इसलिए जाट समुदाय धीरे धीरे बिखर रहा है। क्या आपको लगता है कि अभी कोई इम्पैक्ट मुजफ्फरनगर दंगों के बाद का बचा है, या आपको लगता है कि जो किसान आंदोलन है वो भारतीय जनता पार्टी को प्रभावित कर सकता है? जाट समुदाय विशेष तौर से क्या सोचता है, जो कि आप उसी महासभा के उपाध्यक्ष हैं? देखिए महाराज जी, जहां तक बात रही मुजफ्फरनगर दंगों की, मुजफ्फरनगर दंगों के बाद पश्चिम उत्तर प्रदेश में काफी कुछ बदलाव आया है। जाटों की मानसिकता में काफी बदलाव हुआ है, वो आप सबको देखने को मिला है। 2000 मतलब इसके जो मुजफ्फरनगर में दंगे हुए थे, इसके बाद जो चुनाव हुए हैं उसमें जाटों की भूमिका क्या रही है बीजेपी के प्रति। बात रही किसान आंदोलन की, देखिए जैसे अभी भाई साहब ने बताया, कोई सा भी आंदोलन हो, किसान आंदोलन हो या कोई और आंदोलन हो, हर आंदोलन के सकारात्मक नकारात्मक प्रभाव होते हैं। लेकिन उसके साथ साथ जाट समाज, किसान वर्ग, टोटल जाट, मैं मानता हूँ किसान वर्ग जाट समाज दोनों मिलकर भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े हैं और उन्हें 2024 के रिजल्ट में आपको देखने को मिलेंगे, तो उसके नतीजे भारतीय जनता पार्टी के बहुत अच्छे पक्ष में आएंगे। पूरा जाट समाज, किसान समाज, जो जाट किसान है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर जुड़ा। चलिए, आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया। अनिल चौधरी जी आपका शुक्रिया, अशोक पांडे जी आपका, विजय उपाध्याय जी आपका भी बहुत शुक्रिया। हम बात कर रहे थे कि उत्तर प्रदेश में जाट लैंड में आखिर किस तरीके की सियासी रणनीति अपनाई जा रही है और कैसे वहां पर जाट वोट को प्रभावित करने के लिए सभी सियासी दल अपने अपने तरीके से सियासी दाव चल रही है। ऐसे में देखना बेहद दिलचस्प होगा कि जब किसान आंदोलन चल रहा है और उसकी बार बार ये कहा जा रहा है कि इसका एक बड़ा नुकसान भारतीय जनता पार्टी को हो सकता है, और इन सबके बीच चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न देना और उसके बाद मुरादाबाद में उनकी एक विशालकाय प्रतिमा का अनावरण करना, जिसमें खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी, यानी जाटों का दिल जीतने की भरपूर कोशिश की जा रही है। चलिए, आज से इस चर्चा को यहीं पे विराम देते हैं। कल फिर किसी नए विषय के साथ आप सभी के सामने फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।